अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार की स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। सैलाब जहां जा रहा है तबाही की दास्तानें छोड़कर जा रहा है। मैं इस वक्त तोंसा के करीब मंगरोठा के मकाम पर मौजूद हूं और यहां पर भी सैलाब बता रहा है कि यहां वो आया था और उसने यहां पर बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। इस वक्त मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ये मंगरोठा का 200 साल पुराना कब्रिस्तान है और यहाँ पर तमाम कब्रें पानी में डूबी हुई हैं। इस वक्त यहाँ पर एक 200 साल पुराना दरबार भी है जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। में कब्रें हैं लेकिन अब उनकी शिनाख्त मुमकिन नहीं है। कब्रिस्तान का हाल तो ये है, लेकिन मेरी दूसरी जानिब घरों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त वो मुतासिर हुई है इन शदीद बारिशों से, इन शदीद सैलाब की तबाहकारियों के साथ। इसके साथ साथ डीजी खान, तोंसा, राजनपुर और फाजिलपुर में भी इस वक्त तबाही ही तबाही नजर आ रही है। हजारों लाखों की तादाद में लोग इससे मुतासर हुए हैं। इन तीन इलाकों की ही अगर बात कर ली जाए, तकरीबन 54 लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। 6 लाख से जायद लोग बेघर हो चुके हैं। 50,000 से जायद मकानात तबाह हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आज यहाँ की सूरत हाल अपने नाज़रीन तक पहुंचाई जाए और उनको बताया जाए कि यहाँ पर इस वक्त लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे यहाँ के नुमाइंदे खलीफा सुलेमान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। खलीफा साहब, आप जब से बारिशें हुई हैं कवर कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर कुल कितनी तबाही हुई है और यहाँ पर एक्चुअल सूरत हाल क्या है। जो आपको पहले मैं बता दूं, जो तौसा का जो हदूद दरबा है, मशरक वाली जो पट्टी है वो दरिया सिंध का इलाका है, वो मुकम्मल तौर पे डूबा हुआ है इस वक्त। और जो मगरबी पट्टी है, जो कोय सुलेमान का जो हमारा सिलसिला है, वो रोज की वजह से मुकम्मल तौर पे काफ़ी सारे जो इलाके हैं उनका रास्ता अभी तक बंद है। वहाँ लोग फंसे हुए हैं और काफ़ी तादाद में जो रोड्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बह चुके हैं। यहाँ पे तकरीबन तौसा तहसील की अगर हम बात करें तो 16 अमवात तहसील तौसा में हुई हैं और 16 अमवात जो हैं वो कोय सुलेमान में हुई हैं। टोटल हमारी जो तौसा शरीफ की जो अमवात की तादाद है वो 32 है। उसके अलावा सर यहाँ पे कोय सुलेमान में रास्ता बंद होने की वजह से वहाँ पे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, खुराक नहीं मिल रही, वहाँ पे टेंट्स की कमी है, लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। वहाँ पे जो जो सिचुएशन आपने मतलब ये तौसा की है, इससे ज़्यादा अबतर जो है सूरत हाल है वो कोय सुलेमान की है। वहाँ पे ना तो कोई जा सकता है, चित्रवट्टा का रास्ता है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद हुआ है। और उसके अलावा अगर हम बात करें फाजला कच्छ है, बार्थी है, हंगलून कच्छ है, यहाँ पे मुकम्मल तौर पे आप तबाही तबाही है वहाँ पे आपने बताया कि वहाँ पर मुकम्मल तबाही तबाही नजर आ रही है। ये बताइए, इतने हजारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं इससे मुतासर हो गए हैं, उन तक इमदाद किस तरह से पहुंच रही है? हुकूमती इदारे किस हद तक उनकी इमदाद कर रहे हैं? दीगर एनजीओज क्या कर रही हैं? और इनफरादी लोग क्या वहाँ पर पहुंच पा रहे हैं? उनके मसाइल कुछ हल हो रहे हैं? तकरीबन कोई 10 दिन पहले एक हेलीकॉप्टर भेजा था डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ने। तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कोई 25 से 30 टेंट उस हेलीकॉप्टर में वहाँ पे उन्होंने भेजे थे। कोई 5 टेंट उन्होंने फाजला कच्छ में, 5 भारती में, 5 हंगलून कच्छ में हेलीकॉप्टर से गिरे हैं। लेकिन वहाँ पे आबादी है 5-5, 10-10 हज़ार की एक एक जगह की। वहाँ पे जब आप 5 टेंट फेंकेंगे तो वो लोग कैसे मतलब कैसे डिवाइड करेंगे? लोग आपस में वहाँ पे लड़ पड़े हैं काफ़ी, सिर्फ 5-5 टेंट होने की वजह से। वहाँ पे ना टेंट है, ना राशन पहुँच रहा है। कोई बंदा मतलब जो एनजीओ हैं, प्राइवेट एनजीओ हैं, वो अपनी मदद आपके तहत पैदल निकल पड़े हैं वहाँ इमदाद पहुँचाने के लिए। अभी तक ना तो वहाँ पे कोई सरकारी हुकूमती इमदाद पहुँची है, ना तो कोई हमारे कोई मकामी नुमाइंदे वहाँ गए हैं। आपने बताया कि वहाँ पर ना तो कोई हुकूमती इमदाद पहुंची है, ना ही हमारे नुमाइंदे वहाँ पर पहुंचे हैं। ये सूरत हाल तो अभी एक जगह की आपको हम बता रहे हैं। असल जो क़यामत टूटी है वो उन लोगों पर टूटी है जिनके घर इस पानी में डूब चुके हैं, घर उनके तबाह हो चुके हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं। और हमने जो यहाँ पे अपनी टीम से जो रिसर्च की है और देखा है खुद जाके कि सड़कों का राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। तो कुछ लोग एक जगह पर हैं, उनकी फैमिली किसी दूसरी जगह पर है। कुछ लोग बंद पे चढ़े हुए हैं कि पानी कहीं आके दोबारा उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सूरत हाल बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि शायद कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि यहाँ पर लोग किस मुश्किल का शिकार हैं।
آپ کی ان تمام متاثرین سے ملاقات بھی ہم کروائیں گے، لیکن فی الحال یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اس وقت ہم سیلاب متاثرین کے لیے ایک خیمہ بستی قائم کی گئی ہے حکومت کی جانب سے، اس خیمہ بستی میں پہنچے ہیں اور اسسٹنٹ کمشنر تونسا شریف محمد اسد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ جو خیمہ بستی بنائی گئی ہے متاثرین کے لیے، اس میں کون کون سی سہولیات ہیں، اور سب سے پہلے یہ بھی بتا دیجئے کتنا نقصان ہوا ہے سیلاب سے اب تک؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے 186 میں سے 162 مواضعات ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ رود کو ہی جو ہے یہ سڈنلی پانی آتا ہے اور 1 گھنٹے کے بعد یہ ڈرائی ہو جاتا ہے۔ اس دوران اس کی اتنی ایک رفتار ہوتی ہے کہ یہ گھروں کو اڑا کے لے جاتا ہے۔ تو ہمارے اب تک 17,500 جو ہاؤسز ہیں وہ پارشلی اور فلی وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، اور 16 ہماری ڈیتھس ہیں۔ تو ہم نے 5 جگہوں پہ خیمہ بستیوں کا انعقاد کیا ہوا ہے۔ یہ جو جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہ ہمارا بوائز ڈگری کالج ہے، اس میں ہم نے خیمہ بستی بھی آباد کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 16 کمروں پہ محیط ایک پورشن ہے، وہ بھی ہم نے فلڈ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو ہمارا یہ ویسینٹی میں ایریا جو ہے وہ سوکر لگتا ہے اور ساتھ میں ناڑی لگتا ہے۔ تو ناڑی میں رات کو باٹھی سے نا ایک پانی آتا ہے، اس کے جب وہاں پہ بارش ہوتی ہے تو وہ پانی آتا ہے، تو اس کے لیے ہم ان کو ٹرانسپورٹ مہیا کرتے ہیں۔ 8 سے 10 ہم نے ویگن رکھے ہوئے ہیں، ان کو پھر رات کو ادھر لے آتے ہیں، ادھر ہم ان کو سرو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دیگیں بھی ہوتی ہیں یہاں پہ، بچوں کے لیے دودھ کھانا وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ ہم سرو کرتے ہیں۔ صبح اگر وہ فیملیز جانا چاہتی ہیں تو ہم ان کو اپنے ٹرانسپورٹ کے ذریعے ان کو واپس ادھر بھی چھوڑ آتے ہیں۔ کچھ کے ریلیٹیوز یہاں پہ ہیں وہ اپنے ریلیٹیوز کے گھر بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن اسد صاحب، ہم نے ابھی جو متاثرین سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں امداد نہیں پہنچ رہی، ہمیں پیسے نہیں پہنچ رہے، خوراک نہیں پہنچ رہی، طبی سہولیات نہیں پہنچ رہی۔ تو اگر ان تک نہیں پہنچ رہی تو پھر یہ سب چیزیں جا کہاں رہی ہیں؟ ہمارا اس ٹائم تک 6,000 جو ٹینٹس ہیں وہ پوری تحصیل میں ہمارا چلا ہے، اور ڈیلی بیسس پہ ہمارا جو راشن ہے وہ تحصیل، کیونکہ 162 مواضعات جس میں افیکٹ ہوئے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم حسب ضرورت ہر جگہ پہ پہنچا رہے ہیں۔ تو اس میں ڈیلی کا 1000 کا ہمارا وہ جا رہا ہے، تقریباً 14,000 اس ٹائم تک ہم چلا چکے ہیں جو راشن بیگز ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری کوکڈ فوڈ ہیں وہ چلتی رہی ہیں، 100 دیگیں ہم ڈیلی پکاتے تھے پوری تحصیل میں۔ ہم ڈفرینٹ لوکیلٹیز میں سیکٹر یونین کونسل اور پٹواری کے تھرو اس کو جا کے ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی آپ ناڑی میں اگر چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ہم نے 800 فوڈ ہیمپرز ڈیلیور کیے ہیں، 150 ان کو ٹینٹ مہیا کیا ہے۔ ہمارے جو ایریاز افیکٹڈ ہیں اس میں 5 جگہوں پہ ہمارے یہ خیمہ بستی پلس ادھر راشن جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اسد صاحب، آپ نے بتایا کہ 6,000 ٹینٹ جو ہیں وہ آپ نے متاثرین تک پہنچائے ہیں، لیکن جو ہماری ریسرچ ہے، ہماری ٹیم نے جو ہمیں بتایا کہ اس پورے علاقے میں تقریباً 6 لاکھ لوگ جو ہیں متاثر ہوئے ہیں، 50,000 گھرانے اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ 6,000 ٹینٹ ان لوگوں کے لیے کافی ہیں؟ اس میں جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں 17,500 اس میں افیکٹڈ ہے ہاؤسز پارشلی اور فلی۔ جو پارشلی ہیں اس سے مراد اس کی 4 دیواری گری ہے، اس کا ایک کمرہ گرا ہوا ہے۔ جو فلی ہیں اس کا جو ہے وہ کمرہ پورا گرا ہوا ہے۔ تو ٹینٹس ڈیلی بیسس پہ ہمیں پی ڈی ایم ایس سے ریسیو ہو رہے ہیں، وہ ہم ڈیلی بیسس پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایز پر نیڈ۔ وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی بستی میں بہت زیادہ ضرورت ہے، تو وہاں پہ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ خیمے یہاں پر بنائے گئے ہیں، تو اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا دکھا دیں کہ کس طرح کے خیمے ہیں اور اس میں کیا فیسلٹیز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جی یہ ہمارے پاس خیمہ لگا ہوا ہے، تو یہاں پہ یہ ہماری یہ چٹائی ہے، یہ بچھی ہوئی ہے۔ رات کو اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو مرد حضرات جو ہیں وہ یہاں پہ ہم ان کو تکیہ مہیا کرتے ہیں جو ہمارے ادھر گودام میں پڑا ہوا ہے۔ میڈیکل کی فیسلٹی ہمارا ادھر کیمپ لگا ہوا ہے جو اس ٹائم بھی فنکشنل ہے، اور رات کو ہم اپنی کنوینس ہے وہ بھی ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی کھانا مہیا کرتے ہیں، اور اکثر فیملیز پریفر کرتے ہیں کیونکہ فیملیز ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ 2 دن پہلے بھی ہم نے 561 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے اور اس بلاک میں ان کو رکھا ہے۔ وہاں پہ بھی ہمارے پاس ہالز ہیں، وہاں پہ ان کو کھانا پرووائڈ کرتے ہیں، بچوں کو دودھ دیتے ہیں، ان کے پیمپرز وغیرہ وہ ساری چیزیں جو بھی ہوتی ہے بیسک نیسیسٹیز۔ آپ کافی چیزیں ہمیں بتا بھی رہے ہیں، اگر تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ خیمے سارے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لیفٹ سائڈ والا خیمہ بھی خالی ہے، یہ بھی خیمہ، اور آگے جتنے خیمے ہیں وہ اس وقت خالی پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ خیمے یہاں بنائے گئے ہیں تو پھر یہاں پر لوگ کیوں نہیں ہیں؟ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب باٹھی سے پانی آتا ہے ہم رات کو ڈیلی ادھر لے کے آتے ہیں، اس میں بھی بندے رہتے ہیں، اس بلاک میں بھی فیملیز رہتی ہیں۔ اگلے دن اگر ان کے گھر بچے ہوتے ہیں تو وہ واپس ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ کے آئیں، ہم ان کو واپس چھوڑ کے آتے ہیں۔ جس دن پانی آنا ہوتا ہے رات کو وہ ادھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس، تو اس ٹائم یہ آباد ہو جاتے ہیں۔
अच्छा, हमने आपने एक एस्टिमेशन भी जो लगाई है कि अभी तक कितना नुकसान हो गया है इस पूरे इलाके में, और उसका तखमीना कितना लगाया गया है, किस तरह से लोगों तक इमदाद पहुंचेगी, जिनके घर गिर गए हैं उनको किस तरह से घर दोबारा तामीर करने के लिए कुछ दिया जाएगा? इसमें हमारी 48 जो टीम्स है ना, वो हमने सर्वे टीम्स बनाई हैं 48। उसमें हमारा पटवारी शामिल है, हमारा बिल्डिंग डिपार्टमेंट का एक इंस्पेक्टर होता है वो शामिल है, जिसने असेसमेंट करनी है कि ये कमरा वाकई रहने लायक है कि नहीं है। पीडीएमए की एक पॉलिसी है जिसके तहत पहले तो उनके रेट्स और थे, अब थोड़े से रेट घरों के बढ़ गए हैं। वो सर्वे का काम जारी है जो तकरीबन 15 से 20 दिन लेगा। अभी कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे अब हमारी टीम नहीं जा सकी, मोटरसाइकिलों पे हम खाना भी देते हैं। इवन के कल मैं भी मोटरसाइकिल पे चेक डिलीवर कर आया हूँ जो हमारी डेथ्स थी उनके कंपनसेशन के लिए। तो हमारी 48 जो मोटरसाइकिल पे? मोटरसाइकिल पे तो आपको मोटरसाइकिल पे क्यों गए आप? आगे रास्ता नहीं था, रास्ता कटा हुआ था, तो वो कंपनसेशन हमारा पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। जो फैमिलीज़ हैं, एक तो उसकी हमने हौसला अफजाई भी करनी है और ताज़ियत भी करनी थी, वो बहुत ज़रूरी है। और ये कोई फिनोमेना गैर मामूली है। हम डेली बेसिस पे ऐसा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बस्ती अफेक्ट है और रीच अनरीचेबल है, वहाँ पे हम देगों के ज़रिए जो चावल हैं वो हम शॉपर में डाल के उनको डिलीवर करते हैं। ठीक है असद साहब, आप अगर ये सब कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ये कि लोगों तक इमदाद पहुंच रही है, लेकिन हमारी जो रिसर्च है और हमने जो लोगों से बात की है, लोग कम से कम हुकूमती इमदाद से मुतमईन नहीं है और वो यही कहते हैं कि हमें शायद कुछ भी नहीं मिल रहा, खाने को खुराक नहीं मिल रही। आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी है। अभी आखिर में सिर्फ इतना हमें ये बता दीजिए आप कि क्या आपके पास जो वसाइल हैं जिससे आप इन लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या इन इतने बड़े सानहे के बाद जो वसाइल हैं आपके वो काफ़ी हैं? ऐसा कि हमारे पास ना ढेर सारी एनजीओज के डेली ना ट्रक्स भी आ रहे हैं। जिस एरिया को ज़्यादा उन्होंने हिट किया हुआ है हम वहाँ पे भेजते हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे एक एक आबादी को 300 प्लस राशन डिलीवर हो रहा है। और वो जो एनजीओज हैं वो गवर्नमेंट से हमारे से राब्ते में हैं, तो हम अपना जो राशन है हमारे पास वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, और जो एनजीओज भी दे रही हैं वो भी हमें ही डिलीवर कर रही हैं, फर्दर हम लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कोई ऐसी बस्ती हमारी उस तहसील में नहीं है जहां तक अभी तक कोई इमदाद सरकारी ना पहुंची हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद असद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और वो ये बता रहे थे कि किस तरह से लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है, किस तरह से लोगों तक पहुंचा जा रहा है। जिन जगहों पर गाड़ियां नहीं जा सकती वहां पर ये बाइक्स में जाके लोगों को इमदाद दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। लेकिन मैं तमाम लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखें जी, ये गवर्नमेंट किसी एक गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये किसी एक एनजीओ का काम नहीं है, ये आपका काम है, ये हमारा काम है। जो जो इस चीज को देख रहा है वो आगे बढ़े, अपना रोल प्ले कर सकता है। सैलाब की तबाहकारियां जो हमने देखी हैं वो बहुत ज्यादा हैं, शायद हम आपको इस एक एपिसोड में वो तबाहकारियां मुकम्मल तौर पर दिखा भी ना सकें, लेकिन हम ये अपनी जिद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे और कोशिश हमारी ये है कि वो इलाके जहां पर अभी तक इमदाद नहीं पहुंच पाई, जहां पर रिलीफ ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया और जहां पर रिहेबिलिटेशन अभी तक शुरू नहीं हो पाई, वहां पर ये तमाम काम आज ही से, अभी से ही शुरू हो जाएं। कुछ मजीद भी कहानियां सैलाब की आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी हम जिस घर में मौजूद हैं वो घर तो है लेकिन उसकी छत नहीं है, उसकी दीवारें टूट चुकी हैं, जो बच चुकी हैं, वहां पर बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये घर में किस तरह से नुकसान पहुंचा है। और इस घर के मकीन जो कि एक अरसे से इस घर में रह रहे थे, उनके लिए ये हिफाजत का सामान प्रोवाइड करता था, लेकिन अब ना तो यहाँ पर हिफाजत है, ना ही कोई ऐसी सहूलत मौजूद है कि मकीन यहाँ पर रह सकें। यहाँ के कुछ इलाका मकीनों ने अभी इस घर में आके हमें ज्वाइन किया, उनसे कुछ बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उन्हें किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। सैलाब की वजह के सारे घर ढह गए, सारे बिस्तरे मकान बर्तन जेवर सब कुछ खत्म थी गए। सकूं हुकूमती इमदाद का नहीं मिली, सकूं हुकूमती इमदाद मिली वने। अच्छा, आप ये बताएं कि आप कितने अरसे से इस मकान के बगैर आप रह रहे हैं और क्या आपको इमदाद पहुंची है? 15 दिन थी गए सारा रहंदे पाए खुले आसमान तले, सारे रहन वास्ते जहाँ कोई नहीं, सकूं इमदाद मिली वने। तो अभी आप ये बताएं कि आप खाना कैसे खा रहे हैं, क्योंकि इस घर में तो रहा भी नहीं जा सकता, सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, तो आपके पास खाना कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आप रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत मुश्किल से हम रह रहे हैं, हमें खाने के लिए कुछ नहीं मुयसर।
ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ خواتین ہیں ماشاءاللہ ہماری ماں بہن کی طرح ہیں، ان کو باپردہ ہیں، اتنی مشکلات ان کو درپیش ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چھت بھی نہیں ہے سر کے اوپر، اور دیگر مشکلات بھی ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت جو کہ اب پتہ یہی چلا ہے کہ یہاں کا اسکول بھی جو ہے وہی اس سیلابی ریلی میں بہہ چکا ہے۔ کچھ بڑے پیارے پیارے سے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بھی میں دیکھ سکتا ہوں۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام احسان ہے۔ احسان آپ کیا کرتے ہو؟ میں اسکول میں پڑھتا ہوں، آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 6ٹھی کلاس میں پڑھتا ہوں۔ اچھا، تو پھر تو آپ کو اے بی سی آتی ہوگی، ہاں، سناؤ۔ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ۔ زبردست 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 جی، ماشاءاللہ جی، یہ احسان ہے اور مشکل میں بھی اس نے زندگی گزاری ہے کیونکہ اس کا گھر بار جو ہے وہ کافی تباہ ہو چکا، لیکن ماشاءاللہ۔ اچھا تو احسان یہ بتاؤ آپ اسکول جا رہے ہو؟ لو ہم اسکول نہیں جا رہے ہیں، 15 دن ہو گئے ہم چھٹیوں میں گزار رہے ہیں۔ ہمارا اسکول سیلاب کی وجہ سے بہہ گیا ہے اور حکومت سے اپیل ہے کہ ہمارے اسکول کو دوبارہ تعمیر کروائیں۔ دیکھیں جی، چھوٹا سا بچہ ہے لیکن وہ بھی حکومت سے یہ اپیل کر رہا ہے کہ ان کے گھروں کو تعمیر کیا جائے، ان کے اسکولوں کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے، کیونکہ یہاں پر بہت سے بچے ہیں جو کہ پڑھنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں ہمارے ہیرو ہیں، جس مشکل میں یہ لوگ یہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی وہی حق ہے کہ ان کو تعلیم جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے، ان کو خوراک دی جائے، ان کو صحت کی سہولیات دی جائیں، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ گھر جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ کچھ مزید بچے ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ محمد عرفان، تو آپ کیا کرتے ہو؟ اسکول پڑھتے ہیں۔ اچھا، تو آپ یہ بتاؤ آپ کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا کیوں نہیں کھایا آپ نے؟ تو اس بچے کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ اس نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ میرا نہیں خیال کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے بچے شاید اپنے بھوکے پیٹ سوتے ہوں، ان کے والدین انہیں ایک وقت کا کھانا شاید نہ دے سکتے ہوں، ایسا نہیں میں نے دیکھا، لیکن یہاں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچے کھیل بھی رہے ہیں، بھوک کا شکوہ بھی نہیں کر رہے، کھانا بھی انہوں نے نہیں کھایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ آپ کی میری رسپانسبلٹی ہے، جو سہولت آپ کے اور ہمارے بچوں کا ہے وہ ان بچوں کو کیوں نہیں ہے۔ یہاں پر بہت مشکلات ہیں، میرا خیال ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ سب لوگوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تھوڑا سا آگے بڑھیں، ان بچوں کی مدد کریں، ان کے گھر تعمیر کرنے میں، ان کے اسکول بنانے میں، ان کی خوراک کے لیے، ان کے راشد کے لیے، ان کی صحت کی سہولیات کے لیے۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، ہم اس وقت منگروٹھا میں ہی موجود ہیں اور یہاں پر تباہی کی داستانیں سیلاب چھوڑ کر گیا ہے۔ ہر شخص سے جس سے بھی آپ ملتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیتی ہے، اور ایک دفعہ رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے، اتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے کیا؟ اور اگر اتنی بڑی تباہی ہو گئی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام دوسرے بھائی جو کہ صاحب حیثیت ہیں، با اختیار ہیں، امداد کر سکتے ہیں، وہ سکون سے کیسے بیٹھے ہوئے؟ لیکن ایک بات جو کہ بہت اچھی ہے وہ یہ کہ ابھی بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ ان سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلا ہے، دور دراز علاقوں تک پہنچا ہے، ایک ایک گھر تک پہنچا ہے ان کی مدد کے لیے۔ کچھ ایسے ہی عظیم شخصیات کے ساتھ، میں تو انہیں عظیم شخصیات ہی کہوں گا کیونکہ اصل جو کام ہے انسانیت کا کام وہ یہی ہمارے دوست کر رہے ہیں۔ ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سر مجھے یہ بتائیے گا، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کسی کو اندازہ بھی نہیں کہ اتنی بڑی تباہی یہ کیسے ہو گیا سب؟ یہ بس آنن فانن ہوا کیونکہ رات کو لوگ سوئے ہوئے تھے، یہاں کے لوگ پرسکون نیند میں سوئے تھے کیونکہ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی قیامت آ جائے گی۔ جو یہاں کا منظر تھا وہ دید نہیں تھا، یہاں سے لوگ ایسے بھاگ رہے تھے کہ یہ کسی دوسرے ملک نے ان کے اوپر حملہ کر دیا ہو۔ لوگوں کے سروں پر دوپٹے نہیں تھے، بہنوں کے سروں پر دوپٹے نہیں تھے، پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں، رات کے اندھیرے میں لوگ یہ گھروں سے نکل رہے تھے، تو یہ قیامت کا منظر تھا۔ اس کے باوجود بھی ایسے لوگ موجود تھے، الخدمت فاؤنڈیشن موجود تھی، اس
वक्त भी हमने इनको रेस्क्यू किया। जब भी हमें इतला मिली कि सैलाब का बहुत बड़ा रेला जो मंगरोठा शहर के गर्भ के अंदर दाखिल हो चुका है, अल खिदमत के रजाकारों ने फिर फौर अपनी गाड़ियां निकाली, जो भी उनको रास्ते में कोई रिक्शा मिला, कोई गाड़ी मिली, हमने यहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया। ये पूरी जो यहाँ के लोग हैं ये गवाह इस बात के, जमात इस्लामी और अल खिदमत ने इनके शाना बशाना इनको रेस्क्यू किया। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मुझे बताएं कि मैं वो देख रहा हूँ सामने एक बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और बताया जा रहा है कि वो कोहे सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं और वहाँ से ये रोदकोही का सैलाब है। हाँ, ये रोदकोही का पहाड़ से ये बड़ा रेला आया है, लेकिन यहाँ के मकीनों का कहना ये है कि ये रेला यहाँ पर क्रश मशीनें लगी हुई हैं, उन्होंने उस संगड़ से पत्थर उठाए हैं, जिसकी वजह से संगड़ का जो पानी का जो पहाड़ का रेला है उसने मंगरोठा की तरफ रुख किया है, मंगरोठा की आबादी की तरफ। इस वजह से इनका मुतालबा ये है कि यहाँ पर सिपर बंद बांधा जाए और क्रश वालों की, क्योंकि बड़े लोगों की क्रश है मोहसिन अता खोसा साहब की, उसका नाम कोई नहीं रहता। यहाँ के लोग डरते हैं क्योंकि इस वजह से कि वो पहले भी डंपर माफिया के खिलाफ यहाँ के लोगों ने एहतजाज किया है। इनके 8 के करीब उन्होंने आदमी रोडों के ऊपर चिथीड़े हैं। अच्छा, ये बताएं, अगर आप ये बता रहे हैं कि अगर वहाँ पर उसका रास्ता जो है थोड़ा सा तब्दील कर दिया जाए तो क्या फिर ये आबादी महफूज रह सकती है? बिल्कुल महफूज रह सकती है। ये इंतजामिया को हम बावर कराते हैं, इनकी आवाज हम अपनी आवाज से इंतजामिया को मुतवज्जे करते हैं, हुकूमत को मुतवज्जे करते हैं, क्योंकि साबिक वजीर आला साहब का ये हल्का है। हम उनको मुतवज्जे करते हैं कि खुदारा मंगरोठा के लोगों को बचाइए। फिर फौर यहाँ पर अपनी मशीनरी हावी मशीनरी से यहाँ पर सिपर बांधा जा सकता है, बंद बांधा जा सकता है। अब भी पानी, जब भी बारिश का ये अब बादल है ना, देखें आप, इन बादलों की वजह से ये लोग डरे हुए हैं। थोड़ा सा पानी जब भी आता है पानी सीधा मंगरोठा की तरफ चला आता है। ठीक है। अच्छा सर, आप ये मुझे बताइए कि जैसे ये बता रहे हैं क्या ये बात दुरुस्त है? और कुछ आपने सूरत हाल तो आपने खुद भी देखी, आप खुद यहीं के रिहायशी हैं, तो अगर आप हुकूमती इदारों को बताना चाहें कि इन लोगों की मदद जो है वो की जा सकती है और कैसे की जा सकती है, कैसे इन लोगों के जख्मों पर मरहम रखा जा सकता है, जरा ये हुकूमती इदारों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेस न्यूज़ का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ आए, आप हमारी आवाज़ बने। मैं इस मौका पे ये भी कहना चाहूँगा कि जनूबी पंजाब, तौसा शरीफ, मंगरोठा इस वक्त हर्ट हैं। हमें हमारे इलाके में एहसास से महरूमी पाया जाता था। ये मौका था कि हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त, हमारे हमसाए वो आते, बड़े भाई का किरदार अदा करते। इस वक्त तक अमूमी तौर पे यहाँ एहसास से महरूमी शिद्दत पकड़ रहा है। मैं मुखय्यर हजरात का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान भर से, दुनिया भर से लोग यहाँ आ रहे हैं, हमें इमदाद मिल रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो इमदाद मिलनी चाहिए थी बिलअमूम वो अभी तक नहीं मिली। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि हुकूमत ने जितने भी आफतज़दा इलाके हैं उनको आफतज़दा इलाका करार दिया है, वहाँ पर इमरजेंसी की सी सूरत हाल है, लेकिन रास्ते में हमें कुछ ऐसी इमरजेंसी या आफतज़दा जो इलाके हैं उनके हवाले से कोई अच्छे या बेहतर इक़दामात जो है या इंतजामात हमें देखने को नहीं मिले। ऐलानात हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि हर कोई ये कह रहा है कि हमें कुछ नहीं मिला, हमें राशन नहीं मिला, हमें खुराक नहीं मिली, हुकूमत हम तक पहुंची नहीं। इसकी क्या वजह है? इसकी मेरे नज़दीक 2 वजूहात हैं। नंबर 1 कि जो इमदाद अमूमी तौर पे आ रही है वो ज़रूरत से कम है। दूसरी वजह यह है कि जिन हाथों के तहत तकसीम की जा रही है, बदकिस्मती से इस वक्त भी लोग वो इमदाद घरों में रख के बैठे हुए हैं, जिनके ज़िम्मे बांटना लगाया गया था, या वो यूँ कह लें कि ताल्लुकदारी की बुनियाद पर दी जा रही है या वो नहीं दी जा रही। ये एक हमारी बदकिस्मती है, ये एक अलमिया है। मंगरोठा में इस वक्त तकरीबन 500 से 600 घर मेरे नज़दीक मुतासर हैं। एक और बात भी मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा, वो ये कि आज भी घरों की दीवारें गिर रही हैं। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कच्चे मकानात हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस दिन पानी लगा उसी दिन दीवार गिर जाए, घर गिर जाए। आज भी वो घर जिनकी बुनियादों को पानी लगा था उनकी दीवारें गिर रही हैं। यहाँ पे रिलीफ की भी ज़रूरत है फौरी तौर पे, और मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। ये कोई 25,000, 2,000, लाख, 2 लाख इन इमदादों से क्या आप समझते हैं कि किसी का घर आज के दौर में दोबारा तामीर हो सकेगा? ये 500 से 600 का अगर हुकूमत से और बजा तौर पे तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान का शहरी होने के नारे खुदारा हमें पाकिस्तान का शहरी समझें, आएँ, हमारे दुखों का मदावा करें। रिलीफ और रिहेबिलिटेशन दोनों चीज़ों की यहाँ पे अशद ज़रूरत है। बिल्कुल जी, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, बल्कि मैं तो इसमें एक और भी ऐड करूंगा, वो है रेस्क्यू, फिर रिलीफ, फिर रिहेबिलिटेशन। इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो सकता है। एक और साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं।
अच्छा, आज हमने देखा कि नाड़ी में मरियम नवाज भी आई, वफाकी वुज़रा भी आए, बड़े बड़े लोग आए, तो क्या पैकेज लेकर आए आप लोगों के लिए और क्या कुछ आपकी मदद हुई है? सर पहली बात तो ये है कि वो तौसा शरीफ तशरीफ लाई ही नहीं, वो जो है ना सर नाड़ी की तरफ ही चली गई, वगरना तो मेन जो पॉइंट था ना सर, मंगरोठा घर भी उनको यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या मसला है, सियासी लोग शामिल हो गए, जो भी हुआ वो सर तौसा शरीफ की बजाय सीधा नाड़ी चली गई। तो अब अगर वो वहाँ चले गए हैं तो बाकी इंतजामिया भी तो है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, हमने देखा वहाँ पे खैमे हैं, वो कहते हैं लोग यहाँ पर रहना नहीं चाहते, इसकी क्या वजह है? नहीं सर, ये गलत बात है। सबसे पहले जो पानी जो ही सर हमारे गांव में इन हुआ ना सर, तो सबसे पहले जो एनजीओज आई ना सर वो अल खिदमत वाले थे सर, और उसके बाद सर जमात इस्लामी वाले थे सर। सबसे पहले हमें जो शाम के वक्त रोटी और खाना हमारा लेकर आए घरों में, वो सिर्फ अल खिदमत और जमात इस्लामी वाले थे। तो अभी आप तो इस इलाके में हैं, कितना यहाँ पे अंदाजन आपके क्या ख्याल है, कितना नुकसान हो गया हुआ है और कितने लोग जाँ बहक हुए हैं इसमें? सर खुदा का शुक्र है कि यहाँ पर कोई जानी और माली नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ सर। जानवर थोड़े से सर हुए हैं सर, मरे हैं सर, उसके अलावा जानी नुकसान कोई नहीं हुआ सर। तो आपने देखा कि जानी नुकसान वो बता रहे हैं कि इतना नहीं हुआ, लेकिन ये जो डीजी खान है, फिर उसके अलावा तोनसा है, फिर राजनपुर है, दीगर इलाके हैं, वहाँ पर जो हमारी इतलात है तकरीबन बहुत ज़्यादा वहाँ पर जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि ये जो सैलाब आते हैं इसका अब हल क्या है, किस तरह से हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत कहती है कुदरती आफत है और उसके बाद हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। आप तो रोज़ाना लोगों को फेस भी करते हैं, क्या ये इतना ही नामुमकिन चीज़ है कि अगर सैलाब आ गया तो अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब लोगों ने मरना ही मरना है, लोगों के घर गिरने ही गिरने हैं, लोगों ने बीमार पड़ना ही पड़ना है, पानी खड़ा रहना ही रहना है, क्या ऐसा ही है? नहीं नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो आबी गुजर गए हैं उन पर बड़े लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, वहां पर उन्होंने बांध बांधे हुए हैं, पानी को रोकते हैं, वो अपनी जमीनों को शराब करते हैं, वहां से मिट्टियां उठाते हैं, अपने बेचते हैं बड़े लोग। हम ये समझते हैं जो आबी गुजर गए हैं उनको क्लियर किया जाए, उनको साफ सुथरा किया जाए, उनके अंदर जो रुकावटें हैं बड़े लोगों की तरफ से या छोटे लोगों की तरफ से जो भी है उन रुकावटों को दूर किया जाए। तो इसलिए ये पहले यहाँ पर गैप थे, पुलें थी, वहां से पानी निकल जाता था, अब लोगों ने रास्तों पर रुकावट डाली हुई है, इस वजह से ये सैलाब आते हैं, और सैलाब पहले भी आते थे लेकिन बड़े लोगों की वजह से उन्होंने रुकावटें डाली हुई अपनी जमीनों को आबाद करने के लिए, तो इसलिए ये आबी गुजर गए बांधे हैं, जिसकी वजह से सैलाब जो है ना शहरों की तरफ रुख करते हैं। तो अभी तो ये रोद कोहियों की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो ऊपर से दरिया सिंध का लेवल भी बढ़ रहा है, फिर बारिशें भी आगे हो सकती हैं, तो वो तो एक और खतरा है। तो अब उससे क्या होगा, अब उससे कितना खतरा है इन पूरे इलाके को? उससे पूरे इलाके को पहले भी खतरा है, क्योंकि अगर ये बेट के इलाके में दरिया सिंध का पानी जो ऊपर आ रहा है, वहां की आबादी अब शहर का रुख कर रही है, वो शहर के ऊपर बर्डन ज्यादा बढ़ रहे हैं शहर के ऊपर, क्योंकि वो वहाँ की आबादी, दरिया सिंध की आबादी वाले लोग वहाँ से निकल रहे हैं, पानी का जो भाव ऊपर हो रहा है तो वो भी शहर की तरफ आ रहे हैं। शहर पहले से एक सिर्फ तौसा शहर है जो महफूज है, बाकी तकरीबन इलाका डैमेज है, तकरीबन इलाके के अंदर सैलाब आया हुआ है, तो इस वजह से तौसा शहर के ऊपर बर्डन बढ़ चुका है। तो हम इंतजामिया से कहते हैं कि फिलफौर वो रिलीफ के काम को वो फिलफौर तेज करें, और जो आबादियां गिर चुकी हैं उनको 50 लाख रुपया फी घर वो उनको दें, ताकि वो अपने अपने घरों को आबाद कर सके। 50 लाख रुपए? लाख रुपया, तो वो तो 25-25 हजार देने के चक्कर में थे। मजाक है, ये बिल्कुल मजाक है, ये आवाम के साथ मजाक है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन यहाँ पर लोगों को 50-50 हजार रुपया दिया है, ये सब लोग गवाह है कि अल खिदमत फाउंडेशन ने यहाँ के लोगों को 50-50 20-20 हजार रुपए दिए। अच्छा, अभी कुछ और भी हमारे यहाँ पर मुतासिन में से एक और शख्स ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर क्या नाम है आपका? अकबर साहब, आपका भी कोई नुकसान हुआ है या बचत हो गई है? मेरा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरे इलाके का काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। ये मगोठा गरबी और शर्की है, इनका काफ़ी सारा नुकसान हो गया है। पानी सीधा है पहले इसी जगह पे आया है। ये गरीब आदमी है बेचारे, ये मेहनत मजदूरी करते हैं, इनका सारा घर तबाह हो गया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला। ये मुखैर अतरात या खिदमत वाले ये दोस्त ये हेल्प कर रहे हैं, इससे राशन पानी से कुछ नहीं होता।
ان کی صحیح من ہیلپ کی جائے. بیچارے ان کے اب یہ نئے مکان بنایا ہے, 20-25 لاکھ کا خرچہ کیا ہوا ہے, وہ گر گئے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کوئی اچھی خاصا پیکج دیں تاکہ پھر سے یہ اپنا گھر آباد کر سکیں, یہ اپنی زندگی گزار سکیں. آپ نے دیکھا ہے بچے رو رہے ہیں, بچے اسکول گر گیا ہے, کوئی نظام نہیں ہے, گورنمنٹ کا نمائندہ کوئی نہیں آیا, اور اس علاقے کے ایم پی ایز یا ایم این ایز وہ ایسے روڈ سے گزر کے چلے گئے. یہاں پہ تو بڑے بڑے لوگ جی اسمبلیوں میں آپ نے چن کے بھیجے, بڑے بڑے عہدوں پہ گئے, وزیر اعلیٰ تک بنے, انہوں نے کیا کوئی کام نہیں کیا یہاں پہ؟ سی ایم صاحب, سابقہ سی ایم صاحب عثمان بلدار صاحب, انہوں نے کوئی خاص ریلیف ادھر نہیں دیا, اور نہ کوئی اعلان کیا ہے, نہ کوئی مطلب گورنمنٹ بھی, پنجاب گورنمنٹ بھی ان کی ہے, نہ پرویز الہی صاحب نے کوئی اس طرح کا کوئی ریلیف ہمیں نہیں ملا, کسی کو بھی نہیں ملا, اور نہ کوئی اعلان ہوا ہے. ہونا چاہیے 20-25 لاکھ سے کم ہونا چاہیے. اس دور میں, مہنگائی کے دور میں کیا ہو سکتا ہے 2 لاکھ سے, 50,000 سے, 20,000 سے, اور مطلب وفاقی حکومت کو بھی چاہیے وہ بھی آئیں. اب انتظامیہ کی بات کریں تو انتظامیہ کدھر آئیے, ایک دن بلڈوزر لائے ہیں اور باندھنے کے لیے, بارہ کے ساتھ وہ خود بخود تھوڑی سی بارش ہے وہ بہہ گیا ہے. اب جو ہی بارش آئے گی, یہ کوسل منسات ہے, سیدھا پانی پھر منگوٹھا میں, پھر عوام پریشان ہے. جب بھی بادل دیکھتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, گھر جوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے, خدا را مہربانی کریں, ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں, ہمارا بھی حق ہے, اور یہ جو نمائندے ہیں ہمارے, ہم ان کو ووٹ اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری بھلائی کے لیے, ہمارے علاقے کی بھلائی کے لیے کچھ کام کریں. تو مہربانی کریں, میری وقت کی گورنمنٹ سے بھی, پنجاب کی گورنمنٹ سے بھی, وفاقی گورنمنٹ سے بھی استدا ہے, مہربانی کریں مگوٹھے کو ریلیف دیں, مگوٹھے کے لیے کچھ اچھا پیکج کا اعلان کریں. جی بالکل, ہماری بھی یہی آپ سب لوگوں سے اپیل ہے, اور خاص طور پر حکومت سے, کیونکہ حکومت کے کافی وسائل ہوتے ہیں, حکومت ان سب لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. تو خدا را ان کی آواز سنیں, ان کی پکار سنیں. ان کے بچے روتے ہیں, کھانا کھانے کو روتے ہیں, کھانا نہیں ہوتا, اس طرح سے اسکول نہیں جا پا رہے. ابھی جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ اس وقت کس سچویشن میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے دن رات یہاں پر گزارنا ہے, اب چھت بھی نہیں ہے, اب اس کا گیٹ بھی نہیں ہے, اب یہاں سے گزرنے کے لیے راستہ بھی نہیں ہے, کسی وقت کوئی بڑا حادثہ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں, جتنے مسائل آپ سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ مسائل یہاں پر درپیش ہیں. اپیل یہی ہے گورنمنٹ سے کہ ان لوگوں کی پکار سنیں. یہ تو صرف ایک منگروٹا جو ہے وہ علاقہ, اس کی صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے, آگے تو اس سے بھی زیادہ تباہی پھیلی ہوئی ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سب لوگ جو ہیں, خاص طور پر جو سیاسی جماعتیں ہیں, وہ اپنی پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کے جو ہے اصل حقیقی معنوں میں اس عوام کے ساتھ ملیں, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ان کو ووٹ دے کر اسمبلیوں تک پہنچاتے ہیں. میں صرف ایک سوال جو اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ان لوگوں کے گھروں میں بجلی کا بل آتا ہے, آپ لوگ بجلی کا بل لیتے ہیں, گیس کا بل آتا ہے, ان سے لیتے ہیں, ٹیکسز ان لوگوں پر, ان لوگوں سے آپ ان کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی ٹیکسز جو ہے وہ گورنمنٹ کو جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آج یہ لوگ مشکل میں ہیں تو کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ آگے آئے؟ اور گورنمنٹ نے اپنے سے پیسے تھوڑی خرچ کرنے ہیں, گورنمنٹ نے اسی پیسے میں سے خرچ کرنا ہے جو کہ ان تمام لوگوں نے اپنے ٹیکسز کی مدد سے گورنمنٹ کو دیے ہیں. تو اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. کل ایک اور علاقے کا رخ کریں گے, وہاں پر کتنی تباہی ہوئی ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.